लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है? ये सवाल इसलिए क्योंकि लगातार 3 दिनों में 3 अलग अलग जगहों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की घटनाएं सामने आई हैं। हैरानी की बात यह है कि तीनों घटनाओं की तस्वीरें लगभग एक जैसी हैं। बेखौफ अपराधी, सड़कों पर खुलेआम फायरिंग और सिस्टम पूरी तरह मौन। कारोबारी भी कभी स्टेशन में तो कभी मेयर समर्थक के घर में घुसकर गोली मार देते हैं। अब लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। अपराधियों को नहीं है किसी का डर। कोयलांचल में अपराधी मस्त, जनता त्रस्त। कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल। 3 दिन गोलीबारी की 3 तस्वीरें। अपराधियों के निशाने पर अगला कौन? 3 दिन 3 जगह, लेकिन तस्वीरें लगभग एक जैसी। पहली घटना में अपराधियों ने दिन दहाड़े गोलियां बरसाई, दूसरी घटना में भी वही अंदाज, वही बेखौफ तेवर, और तीसरी घटना ने तो साफ कर दिया कि अपराधियों के मन में कानून का कोई डर ही नहीं बचा है। कभी कारोबारी पर, कभी सब स्टेशन में, तो कभी मेयर समर्थक के घर में घुसकर गोलीबारी की। 17 अप्रैल 2026 बदमाश सोनार डीओपी के पास रहने वाले मेयर संजीव सिंह के समर्थक शुभम के घर घुसे और उस पर फायरिंग कर दी। घटना के बाद मौके से फरार हो गए। घटना में घायल शुभम को अशरफी अस्पताल लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में आक्रोश है और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही धनबाद के मेयर संजीव सिंह अस्पताल पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से दोषियों की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की मांग की। वो गंभीरतापूर्ण कार्रवाई करे और उनके परिवार के लोगों को, उनके भाई को सुरक्षा प्रदान करे, ताकि दोबारा ऐसे कोई घटना न हो। और ये जानकारी करना बहुत जरूरी है कि घटना किस कारण से हुई। 17 अप्रैल 2026 हथियारबंद बदमाशों ने श्यामपुर बी कोलियरी में घुसकर उत्पात मचाया। बदमाशों ने पहले सब स्टेशन की दीवार काटी, फिर अंदर घुसकर ट्रांसफार्मर का तेल बहाया और तोड़फोड़ की। सूचना मिलने पर पहुंचे सुरक्षा कर्मियों पर भी बदमाशों ने जमकर फायरिंग और बमबाजी की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में अपराधी फरार हो गए। मौके से एक जिंदा बम बरामद हुआ। घटना से दहशत में आए कर्मियों ने सुरक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। 15 अप्रैल 2026 धनबाद के तेतुलमारी थाना क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने कोयला कारोबारी की गाड़ी पर फायरिंग कर दी, जिसमें कोयला कारोबारी को 3 गोलियां लगी और कारोबारी गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली लगने के बाद मनीष सिंह को गंभीर हालत में पहले अशरफी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए दुर्गापुर अस्पताल रेफर कर दिया। घटना के कुछ देर बाद ही बरवा अड्डा थाना क्षेत्र में किसान चौक के पास एक सफेद कार संदिग्ध अवस्था में मिली। गाड़ी सड़क किनारे खड़ी थी, उसके शीशे पर गोली के निशान और अंदर खून के धब्बे थे, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। इन घटनाओं को देखकर सवाल उठता है कि क्या धनबाद में पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है? क्या अपराधियों को किसी राजनीतिक संरक्षण का सहारा है? क्यों हर घटना के बाद सिर्फ जांच और आश्वासन तक ही सीमित रह जाती है कार्रवाई? और आखिर कब तक सड़कों पर यूं ही गोलियां चलती रहेंगी? धनबाद की ये तस्वीरें सिर्फ अपराध नहीं बल्कि सिस्टम की नाकामी की कहानी कह रही हैं। अब देखना ये है कि जिम्मेदार लोग जागते हैं या फिर अगली गोलीबारी का इंतजार किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। झारखंड में मैट्रिक के परीक्षा के परीक्षार्थी एक बड़े फर्जीवाड़े के शिकार हुए हैं। मैट्रिक रिजल्ट जारी होने की अफवाह के बाद छात्र और अभिभावक वेबसाइट पर टूट पड़े और रिजल्ट डाउनलोड करने लगे। इसका दावा भी किया गया, लेकिन जेएसी की ओर से वेबसाइट को फर्जी बताया गया है और छात्रों से सावधान रहने की अपील की गई है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस बड़ी तकनीकी चूक के पीछे किसकी साजिश है? छात्रों का डेटा लेकर उससे कौन खिलवाड़ कर रहा है और साइबर पुलिस इन शातिरों तक कब पहुंचेगी? देखिए रिपोर्ट। बिना जारी किए ही आया मैट्रिक का रिजल्ट। जेएसी पर लग रहे तकनीकी चूक के आरोप। जेएसी की सफाई शरारती तत्वों का है काम। साइबर सेल की जांच में सामने आएगी सच्चाई।
झारखंड में बिना जारी हुए ही मैट्रिक का रिजल्ट जारी हो गया। चौंकिए मत, दरअसल जेएसी की आधिकारिक वेबसाइट पर एक लिंक के एक्टिव होने की खबर आई। दावा किया गया था कि इसके जरिए मैट्रिक के छात्र अपना रिजल्ट देख सकते हैं। हैरान परेशान छात्र और अभिभावक साइबर कैफे में टूट पड़े और डेटा डालने के बाद नतीजे और मार्कशीट को डाउनलोड भी कर लिया गया। हैरानी की बात यह है कि झारखंड अकादमिक काउंसिल की ओर से रिजल्ट जारी करने को लेकर कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई थी। इस पूरे मामले में अब जेएसी अध्यक्ष, सचिव और आईटी विभाग की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए। इसके बाद जेएसी के अधिकारी सामने आए और रिजल्ट जारी करने से इनकार किया। इस तरह की भ्रामक सामग्री डाली गई है। जैक अपना परीक्षा परिणाम जो है वो जैक के आधिकारिक वेबसाइट पर ही जारी करता है और ये अध्यक्ष के आदेश से उनके स्तर से ही जारी किया जाता है और जब वो जारी होता है तो साथ ही साथ ये परीक्षा परिणाम डिजी लॉकर पे भी उसी समय आता है। तो ये परिणाम जैक के स्तर से निर्गत नहीं है। कई जिलों में छात्र जब इस साइट से रिजल्ट डाउनलोड करने लगे तो उसमें गड़बड़ी आ गई और फिर साइट डाउन हो गया। माना जा रहा है कि इस साजिश के पीछे साइबर अपराधियों का हाथ हो सकता है, जो छात्रों से जुड़ी जानकारी लेकर उनका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जेएसी सचिव ने छात्रों को जैक की ओर से जारी रिजल्ट और उसकी वेबसाइट पर ही भरोसा करने की सलाह दी है। परीक्षार्थी हैं जिन्होंने परीक्षा दी है वो अपने परीक्षा परिणामों की प्रतीक्षा अगले सप्ताह तक करें और जब परीक्षा परिणाम जारी होते हैं तो उसकी सूचना समाचार पत्र में भी आती है और सभी स्तर पर उसकी विज्ञप्ति भी जारी की जाती है। मैट्रिक रिजल्ट जल्द जानने की आपाधापी में छात्रों ने अपनी गोपनीय जानकारी अनसेफ वेबसाइट पर अपलोड कर दी। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर बिना आधिकारिक अनुमति के रिजल्ट ऑनलाइन कैसे पहुंच गया? क्या ये तकनीकी चूक है या फिर किसी बड़ी लापरवाही का नतीजा? वो फिलहाल जांच का विषय है और इसे लेकर कहीं ना कहीं जैक पर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल बता दें कि जब से इस तरह की बातें सामने आए उसके बाद जो वेबसाइट है वो पूरी तरह से डाउन हो गया है और वहां पर जिस लिंक पर रिजल्ट नजर आ रहा था वो वहां से गायब है। तो अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से जो जांच है वो की जाती है और जो कानूनी कार्रवाई है वो किस तरह से की जाती है और इसके पीछे अगर कोई शामिल है, किसी कर्मी की अगर इसमें मिलीभगत है तो उस पर कब तक कार्रवाई होती है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में जेटीईटी को लेकर एक बार फिर से सियासी घमासान तेज हो गया है। नियमावली रद्द होने और भाषाई विवाद के चलते कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिल पाई है, जिसके कारण लाखों अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। विधानसभा में इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ और अब राज्य भर के युवा आक्रोशित नजर आ रहे हैं। जेएलकेएम नेता निमाई महतो ने जेटीईटी नियमावली का विरोध करने वाले मंत्री राधाकृष्णन किशोर, मंत्री दीपिका पांडे सिंह और राज्य सरकार के खिलाफ पुतला दहन करने की घोषणा की है। क्लियरता कहाँ है? अभी जो आपने देखा कि जेटेट वाला जो बंद कर दिया, क्यों भाई? खुशहाली थी, 10 साल बाद आई थी, आपने तो एक आपका सरकार 5 साल चलता, फिर 5 साल बाद दूसरा सरकार आ जाए, फिर आप सो जाइएगा, उठ जाएगा। आप तो 10 साल आपका लगातार अभी 10 साल शासन किए, तो जेटेट को कम से झारखंड में, झारखंड की सरकार तो झारखंड के लोगों के हित की बात होनी चाहिए। तो ऐसे विधायकों को जो लोग वोट दे रहे हैं, जो लोग इनके चर्चाएं करती हैं, इनको हमको लगता है उनके गांव में घुसने नहीं देना चाहिए। और इस बार जिस तरह वो जेटेट को बंद कर रहे हैं और जिस बार वो मतलब अपनी इच्छाओं पे दो विपरीत हो के 79 को मतभेदन किया जा रहा है, तो ये कहीं तक सही नहीं है, जिसके खिलाफ हम लोग रविवार को पुतला दहन का कार्यक्रम करें दोनों विधायकों के और जेएमएम के सरकार को लेकर, क्योंकि सरकार जब जेएमएम की है तो झारखंड की बात होनी चाहिए। लोकसभा में 2/3 बहुमत के अभाव में नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम पारित नहीं हो सका। बीजेपी और एनडीए के दल इसे लेकर विपक्ष पर हमलावर दिख रहे हैं, तो विपक्ष में शामिल दलों की ओर से केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त करने के अधिकार नहीं मिल सका है, जिसके बाद झारखंड में भी सियासत गर्माती दिख रही है। ये रिपोर्ट देखिए। चुनाव में जब जाएंगे तब मालूम पड़ेगा मातृशक्ति हिसाब मांगेगी। संविधान पर आक्रमण था और इसको हमने हरा दिया।
लोकसभा में नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम गिर गया। 2/3 बहुमत जरूरी था इसे पारित कराने के लिए, लेकिन केंद्र सरकार इस बिल के पक्ष में 298 वोट ही जुटा पाई और 54 वोट से हार माननी पड़ी। लोकसभा में करीब 21 घंटे तक चली लंबी बहस के दौरान सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष की हर शंका का समाधान करने की कोशिश की गई, लेकिन केंद्र की कोशिश नाकाम रही। महिला आरक्षण संशोधन बिल गिर जाने के बाद पूरे देश में एनडीए की ओर से प्रदर्शन का ऐलान किया गया। वहीं झारखंड में भी इस पर सियासत गरमाती दिख रही है। बीजेपी ने नारी शक्ति को सशक्त करने से जुड़े इस बिल के गिरने पर नाराजगी जताई और विपक्ष का चाल चरित्र और चेहरा बेनकाब होने का दावा किया। ये इंडी गठबंधन वालों ने बहुत बड़ा पाप किया है जो महिला आरक्षण बिल को पास नहीं होने दिया। अरे इनको क्या प्रॉब्लम हुआ है? डिलिमिटेशन का काम बहुत दिन से रुका हुआ था, तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो इन्हें प्रॉब्लम हो रहा था। हर चीज़ में इन्हें भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक एजेंडा दिखता है। झारखंड में सत्ताधारी जेएमएम ने सलाह दी कि इस बिल पर आम राय कायम करने के लिए बीजेपी को पहले सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी। बिल की आड़ में राजनीतिक रोटी सेंकने का आरोप लगाते हुए बिना बहुमत के की गई कवायद पर सवाल भी उठाए गए। ये बिल पास कराया था, आज 3 साल में ऐसी क्या जरूरत आ गई कि उसमें संशोधन की आवश्यकता पड़ गई? संशोधन आवश्यक नहीं था, और अगर आवश्यक था तो विपक्षियों को अपने विश्वास में लेना चाहिए। इधर जेएमएम विधायक कल्पना सोरेन ने केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए, चुनाव के बीच बिल लाकर राजनीति का आरोप लगाया और पहले से पारित बिल को लागू करने की चुनौती भी दी। अगर इसमें डिस्कशन करना ही था तो आप या तो चुनाव से पहले कर लेते या चुनाव के बाद कर लेते। मंशा किसकी क्या है? आप एक ओढ़ करके कवरेज दिखा रहे हैं कि महिला अधिनियम बिल आप तो ऑलरेडी पास कर चुके हैं। 543 सीट्स में कर दीजिए ना अगर आपको करना है। मैंने तो पहले भी बोला था कि कल कि 50% करिए, जब आधी आबादी है 50% कर लीजिए। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनाने में महिलाओं की बड़ी भागीदारी रही है। मैया सम्मान के बाद अब मैया बलवान योजना लागू करने की घोषणा की गई है, लेकिन महिला आरक्षण बिल के गिरने के बाद महिलाओं में दिख रही नाराजगी और इसे हवा देने में जुटी बीजेपी और एनडीए के दलों की कोशिश आने वाले दिनों में कोई बड़ा गुल भी खिला सकती है। न्यूज 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह के साथ गौरव झा की रिपोर्ट। झारखंड के पारा शिक्षक अब सरकार से आर पार के मूड में दिख रहे हैं और 5 सूत्री मांग को लेकर सीएम आवास के सामने आमरण अनशन पर बैठे हैं। पारा शिक्षकों का कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब विपक्ष में थे तो उनकी मांगों को भी लेकर गंभीर थे, लेकिन सत्ता मिलते ही वो पारा शिक्षकों का दर्द भूल गए हैं। पारा शिक्षकों का कहना है कि उनकी मांग पर सरकार गंभीरता दिखाए और उन्हें जल्द पूरा करे। शिक्षक जो बर्खास्त किया गया है फर्जी सर्टिफिकेट के नाम पर, जो सर्टिफिकेट पर सरकारी शिक्षक भी काम कर रहे हैं, उनका भी सर्टिफिकेट कई बार विभाग के द्वारा जांच कराया गया है। तो आखिर मुझे समझ में नहीं आता है कि कितना बार जांच करेंगे, और जब जांच किया गया है सब चीज सही है तो बेवजह के मानसिक प्रताड़ित करना यह कहीं से उचित नहीं है। और इनके द्वारा बोला भी गया था कि हमारी जब सरकार बनेगी तो विधानसभा से जो है जरूरत पड़ा तो हम आपका मांगों को पारित कराते हुए आपका संपूर्ण मांग जो है देने का कार्य करेंगे। इस बार चाहे सरकार हमें आदरणीय झारखंड के मुख्यमंत्री मुआ दें या हम लोग का आकर के सभा में अपना आशीर्वचन दे करके हम लोग का मांग को पूरा करें और हम लोग जय जयकार करते हुए घर जाएंगे। और देखिए रांची से बड़ी खबर आ रही है, रेप के आरोपी का सरेंडर हुआ है। मेडिकल छात्रा से रेप का आरोपी है जिसने अब सरेंडर कर दिया है। पुलिस के दबाव के बाद ये सरेंडर किया गया है। 3 आरोपी पहले से गिरफ्तार थे। फरार शादाब ने भी अब सरेंडर कर दिया है। रांची से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां रेप के आरोपी शादाब ने सरेंडर कर दिया है। मेडिकल छात्रा से दुष्कर्म का आरोप है इस पर। पुलिस ने इस पर सरेंडर के लिए दबाव बनाया था क्योंकि इसके 3 साथियों को पहले से ही गिरफ्तार कर लिया गया था और अब शादाब ने भी सरेंडर कर दिया है। और अगली खबर चाईबासा से है, जहां सीआरपीएफ के स्पेशल डीजी दीपक कुमार ने सारंडा जंगल में बालीबाग कैंप का दौरा किया। वहां तैनात जवानों से मिलकर उनका मनोबल बढ़ाया और कोल्हान में जारी ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के तहत चल रहे सुरक्षा अभियान और परिचालन गतिविधियों की समीक्षा की।
उन्होंने कहा कि सारंडा में 1 महीना का वक्त नक्सलियों को दिया गया है। अगर वे सरेंडर नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से मारे जाएंगे। अभी सारंडा में 45-50 नक्सली मौजूद हैं। सरेंडर के लिए नक्सलियों ने अभी तक कोई अप्रोच नहीं किया है। तो मतलब अभी ऑपरेशन और तेज होगा सर। आधिकारिक रूप से कितनी संख्या में नक्सली यहाँ बचे हुए हैं सर? आधिकारिक रूप से जो भी संख्या में बचे हुए हैं उन सबों के लिए प्लान बनाया जा रहा है और आप लोगों को रिजल्ट बहुत ही जल्द। सर जामताड़ा में 19 अप्रैल को 12 परीक्षा केंद्रों में जेपीएससी की परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा के सफल और कदाचार मुक्त संचालन के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। डीसी आलोक कुमार ने वरीय अधिकारियों से तैयारियों का जायजा लिया। जेपीएससी की परीक्षा है तो इसमें जो भी तैयारियां हैं उसका जायजा हम लोगों ने लिया है और मैं उम्मीद नहीं विश्वास करता हूं कि कल जो जेपीएससी का एग्ज़ाम है बहुत ही अच्छे तरीके से निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और अच्छे तरीके से जामताड़ा जिले में होगा। इसके लिए सारी जो तैयारियां हैं वो पूर्ण कर ली गई हैं और मैं आश्वस्त हूं कि हम लोग बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। पुष्पा हत्याकांड मामले को लेकर बोकारो के आईजी का भी तबादला राज्य सरकार ने कर दिया है। राज्य सरकार ने देर रात सुनील भास्कर का तबादला करते हुए नई आईजी के रूप में शैलेंद्र कुमार सिन्हा की नियुक्ति की है। नव पद स्थापित आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने उत्तरी छोटा नागपुर प्रक्षेत्र में 14वें आईजी के रूप में पदभार ग्रहण किया और कहा कि टीम वर्क के जरिए सभी जिलों के एसपी के साथ मिलकर काम करेंगे। सकता हूँ कि चाहे वो अपराध हो या नक्सलवाद हो या लॉ एंड ऑर्डर की चीज़ें हों, डिसिप्लिन की चीज़ें हों, हमारे पदाधिकारियों के और पुलिसकर्मियों के डिसिप्लिन की चीज़ें हों, उसको प्राथमिकता पर रखेंगे और एज ए टीम काम करेंगे। ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया और वो कर लिए, ऐसा नहीं है। हमारी टीम काम करेगी। रांची से बड़ी खबर आ रही है। आरजेडी ऑफिस के पास पलटा मैजिक वैन। टायर फटने से ये मैजिक वैन पलट गया। हवाई नगर से रातू रोड जा रही थी ये गाड़ी और इसी दौरान ये हादसा हुआ है। कूलर लोडेड गाड़ी अचानक से पलट गई। किसी के हताहत होने की सूचना इस घटना में नहीं है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं और ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां जो गाड़ी है वो पलट गई है और हवाई नगर से रातू जा रही थी। इसी दौरान ये हादसा हो गया है आरजेडी ऑफिस के बाहर। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना फिलहाल नहीं है। अगली खबर चाईबासा से है, जहां सेरेंगसिया घाटी में अनियंत्रित होकर एक कोल्ड ड्रिंक लदा मिनी ट्रक पलट गया और उसमें लदा कोल्ड ड्रिंक्स नीचे गिरकर बिखर गया। इसके बाद मौके पर पहुंचे आसपास के ग्रामीण और राहगीरों में कोल्ड ड्रिंक्स लूटने की होड़ मच गई। मौके पर घायल वाहन चालक ने लोगों को मना भी किया, लेकिन लोग कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलों को लेकर चलते बने, जिसके बाद घायल ड्राइवर ट्रक को छोड़कर इलाज के लिए चला गया। धनबाद में भूधसान और जहरीली गैस के रिसाव से न केवल केंदुआडीह के हजारों लोग प्रभावित हुए हैं, बल्कि जलापूर्ति पाइप भी इसकी जद में आ गया है, जिससे लगभग 500 घरों का जलापूर्ति भी प्रभावित हो गई है। बीजेपी विधायक राज सिन्हा और निगम आयुक्त आशीष गंगवार ने केंदुआडीह कोयलरी क्षेत्र का दौरा किया और लोगों की समस्या को जाना। देखिए, वो पीडब्ल्यूडी वाले जो है बना करके क्या प्रस्ताव देते हैं, लेकिन जो भी हो, हमने डीसी से आज फिर बात किया है और डीसी ने कहा है कि हम बाद मीटिंग, हम बोले कि यहाँ के लोगों को बुला करके बीसीसीएल रहे, यहाँ के जो रैयत हैं, यहाँ के जो लोग रह रहे हैं उन लोग को बुलाइए, उनके प्रतिनिधि को बुलाइए और बात करके इसका रास्ता निकालिए। पाइपलाइन भी सप्लाई है जिससे यहाँ पर वाटर सप्लाई किया जाता है। तो अभी हम लोगों ने उसका यहाँ पर निरीक्षण किया और देख सकते हैं कि कैसे हम लोग अभी प्रयास करेंगे कैसे अल्टरनेट इसका हम लोग तैयार कर सकते हैं कि लोगों को जो पानी सप्लाई हो रही है वो लगातार मिलती रहे। बोकारो में 27 अगस्त 2025 से लापता लैब टेक्नीशियन संतोष कुमार का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। परिजन परेशान हैं और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। परिवार ने संतोष के बारे में जानकारी देने पर 2 लाख के इनाम की घोषणा भी कर दी है, लेकिन अब तक कोई भी जानकारी नहीं मिल सकी है। संतोष के लापता होने के बाद से परिवार की आर्थिक स्थिति बुरी तरह से बिगड़ चुकी है। परिवार का आरोप है कि पुलिस घर वालों पर ही गायब करने का आरोप लगाकर उन्हें धमकी दे रही है।
पुलिस ने डॉग स्क्वाड और तकनीकी अनुसंधान के मदद लेने की बात जरूर कही, लेकिन अब तक कोई भी ठोस सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। इस पूरे मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी पहल की थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अब परिवार को नए एसपी के साथ हाई कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है। एसपी डीएसपी सभी से मिले थे, सभी आश्वासन देते हैं कि हम लोग तो कर रहे हैं कोशिश, मगर रिजल्ट तो कुछ नहीं आता है सर। जब तक वो मिलेंगे नहीं, 8 महीना हो गया है सर। हम लोग का आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है सर। उन्हीं के वेतन से हम लोग का पूरा परिवार चलता था। जवाब मिला कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं न, ये हम रखे हुए हैं कि निकाल के दे दें आपको। तो हमारा रिटायरमेंट आता है 3000 रुपया, उसी से हम लोग कोई तरह से काम चला रहे हैं। अगर देखा जाए तो हाई कोर्ट कहे तो कार्रवाई हो गई, और अगर उसमें हाई कोर्ट नहीं कह रही है तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई थाना प्रभारी पे कार्रवाई नहीं हुई। उसमें जब कहा गया तो वो और उल्टे सारी चीजों के करने के बाद भी उसका कोई अता पता नहीं है। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।